इंपॉर्टेंट है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। आपको साइंस से घबराना नहीं है, ईवीएस के पार्ट में ये चीजें आ जाती हैं और बस इतना याद रखना है कि हर लेवल का क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से फिट है। देखना कितना मजा आता है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करा जाता है। तो अगर हम बात करें विद्युत धारा, जो आपका राइट आंसर चला जाएगा, क्या एनीमोमीटर होता है, एमीटर, वॉट मीटर या फिर वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर एमीटर हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एनीमोमीटर क्या है, तो इसको हम वायु के वेग को, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु के वेग को मापा कैसे जाता है, तो एनीमोमीटर। वॉट मीटर शक्ति से रिलेट करता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर आपका विभव से रिलेट करता है। तो चारों ऑप्शंस को भी हम यहां पर जो है डिस्क्राइब करेंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना यहां से क्वेश्चन जो बनता है रियल लाइफ में वो आपसे बताऊंगा। पहले तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लो कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। देखिए सिंपल सी बात करें, ठोस, गैस और तरल, तीन अवस्थाएं मेनली होती हैं पदार्थ की, तीन अवस्थाएं। लेकिन चतुर्थ अवस्था भी एक बाद में आई जिसको हमने प्लाज्मा कहा। तो राइट आंसर चला जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था के कण सबसे पास में होते हैं। तो एक अगर हम बात करें, एक लोहे का गोला है और लोहे का गोला बिल्कुल ठोस है, यानी बिल्कुल ठोस है, तो ये बताओ उसके अणु जो हैं वो एकदम कहीं ना कहीं पास में होंगे। तो यार सबसे पास में अगर पूछे कोई अणु किस में होते हैं, कौन सी अवस्था में, ठोस में होते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, और गैस में होते हैं सबसे दूर दूर। जब पास में पूछे अणु कहां पर होते हैं, तो ठोस में। और गैस का सिलेंडर आपने देखा होगा वो एक कहीं ना कहीं तरल अवस्था में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके अगर हम सिलेंडर को हिला देंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से गति कर जाएंगे। तो याद ये रखना है कि गैस में जो अणु है, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर है, ठोस में पास में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर चल जाएगा डी के साथ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया गाइस। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम बात करें आवर्त सारणी, न्यूलैंड भी आपने नाम सुना होगा, आपने मोजले का भी नाम सुना होगा, मेंडलीफ का भी नाम सुना होगा। लेकिन क्वेश्चन की बात तब आ जाती है कि जब आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस लगाएं, कि भाई मेंडलीफ लगाएं या मोजले लगाएं। तो आज डिफरेंस समझ लेना, डेवोराइनर का भी यहां पर नाम आता है आवर्त सारणी में, लेकिन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण करा है वो है साहब मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में यह आए कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा है, तो एचजी मोजले ने करा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, केवल आवर्त सारणी पूछा है, तो इसलिए मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ से क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ कहां के वैज्ञानिक हैं, तो मेंडलीफ का जो लिविंग प्लेस है वो है आपका रसिया यानी रूस। रूस की राजधानी है मास्को। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है। अब यहां से क्वेश्चंस का अंबार आपके पर्यावरण से रिलेट करेगा। जैसे जैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मजा आएगा। देखो है जरूर वीडियो साइंस की, लेकिन पढ़ने में आनंद बहुत आएगा। गाइस अगर हम बात करें, यहां पर सभी के कमेंट्स में लूंगा, लास्ट में आपके नाम लूंगा, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु दोस्तों क्या एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या फिर मैग्नीशियम या फिर लिथियम। यहां से मैं क्वेश्चन 10 बनाने वाला हूं, लगभग क्वेश्चन क्या बनाने वाला हूं, 10 बनाने वाला हूं। बहुत बढ़िया, ध्यान थोड़ा सा यहां पर मैं कनेक्शन को चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, अभी सही है कनेक्शन। तो देखिएगा राइट आंसर चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा, लिथियम के साथ, लिथियम के साथ चला जाएगा। इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कहता है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे हल्की है तो सबसे भारी कौन सी है। सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम। तो ये याद रखना, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्मियम आपका भारी धातु हो जाएगा, लिथियम आपकी सबसे हल्की हो जाएगी। तो राइट आंसर डी के साथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है मेरे भाई। कभी एफी मत लगा देना, कभी लोहा मत लगा देना, बच्चे हमेशा लोहा लगा कर आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व अगर पूछे, जब तत्व वर्ड आए तो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तत्व में आएगी। सबसे ज्यादा धातु पूछे तो आपका एल्यूमिनियम आएगी, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, फिलहाल डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से मैं यहां पर पूरा निचोड़ आपको बताने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं गाइस। यहां पर अगर हम बात करें
कि 1665 में कोशिका यानी सेल की खोज किसने करी? सेल की खोज किसने करी? अब यहां पर आपको राइट आंसर देना है, तो सेल की खोज कहीं ना कहीं आप जाओगे ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्रुक पर जाओगे क्या रॉबर्ट हुक पर जाओगे? तो क्रुक और हुक, व्हाट इज डिफरेंस? तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे बी ऑप्शन मार रहे हैं तो बी के साथ चला जाएगा, हुक आपका चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड में रहता है हमेशा। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से रिलेट करता है, यानी कौन सा ऐसा अध्ययन है जिसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑप्शन है कैंसर, पक्षी, फूल या फिर फल। रिलेट करेंगे, बहुत बढ़िया गाइस। देखिएगा, अगर हम बात करें सर यहां पर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का सिलसिला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में जाएगा कैंसर से। कैंसर के विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर को हम कहते हैं फूल की खेती का उत्पादन, ठीक है, ये याद रखना है। और पक्षी के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं सर? ऑर्निथोलॉजी, ये भी याद रखना है, ऑर्निथोलॉजी। लॉजी एक रूट वर्ड है जिसके पीछे अगर लॉजी लग जाता है तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, रिलेट डॉट डॉट डॉट, यानी किस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आंसर ए कैंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसुत जल। बहुत आपने नाम सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर का। यहां पर अगर हम बात करें आखिर ये आसुत जल होता कैसा है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं जब आप इन्वर्टर में यूज करते हो पानी, जब आप इन्वर्टर में यूज करते हो पानी, तो वो एक डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब बात आती है, क्या हम इन्वर्टर वाला जो पानी है, क्या हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? जी नहीं। हम इन्वर्टर में नॉर्मल पानी क्यों नहीं डालते हैं? जिन घरों में इन्वर्टर है वो जानते होंगे कि इन्वर्टर में पानी कैसा डाला जाता है। याद ये रखना है कि हम नॉर्मल पानी इन्वर्टर में नहीं डालते हैं। नॉर्मल डालेंगे चलेगा तो, लेकिन खराब हो जाएगा। देखिएगा, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आसुत जल में मछलियां क्यों जीवित नहीं रह सकती हैं। पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। जो भी आपका ब्लड होता है मछली के, ठीक है, वो सब पतला हो जाता है। अब ये बात आती है, इन्वर्टर में जो हम पानी यूज करते हैं वो हम क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो एक बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, प्यूरिफाइड पानी होता है। मतलब क्या होता है, उसमें लवण की मात्रा ही नहीं होती है, और शरीर के लिए हमें चाहिए लवण। तो याद रखना है कि आसुत जल अलवणीय होता है, तो इसलिए हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र जो हमेशा एग्जाम में ट्रेंड करता है। आपने पर्यावरण की बात करी तो पर्यावरण में आप खूब देखते हो, इस क्वेश्चन को मैंने खूब कराया है और गलत नहीं होगा। ओजोन का रासायनिक नाम क्या O है, O2 है, O3 है, O4 है? यहां से बनेंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको कराने वाले हैं। राइट आंसर चला जाएगा O3। O3 आपसे पूछता है कि जो ओजोन है आखिर ये किसका रूप है? तो O3 जो है आपका O का रूप है, यानी O2 का रूप है, ऑक्सीजन का रूप है, इसी का एक पार्ट है। और बस इतना और याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहां पर है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी इंग्लिश है स्ट्रेटोस्फीयर और हिंदी है समताप मंडल। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो डॉप्सन यूज करते हैं, और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन 5वां आपसे यह पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 का सी हो जाएगा। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करा जाता है? जल शोधन का मतलब होता है कि जल को शुद्ध करना। गाइस बहुत बढ़िया, मैं आपके नाम भी ले लेता हूं, कुछ नाम भी ले लेता हूं आप सभी के। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। हारून अंसारी का स्वागत है, बिमल कुमार हैं, अर्चना यादव हैं, राहुल परी, राम प्रताप हैं, जिब्बू वर्मा है। हर बहन हर भाई के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लास्ट में कि सर मेरा नाम नहीं लेते हो। गाइस यहाँ पर बस थोड़ा ही समय है और इस साल आपको सिलेक्शन ले लेना है। आप सभी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। विवेक कुमार, कहना, बबीता, प्रिया, प्रियंका, राहुल। गाइस यहाँ पर जल शोधन की बात करें तो जल की शुद्धता की अगर हम बात करें तो इसको कहीं ना कहीं प्योर करना है। तो जल का प्रयोग करने के लिए हम एलम का यूज करते हैं। एलम मीन्स क्या? हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कहीं ना कहीं फिटकरी, ठीक है। तो बच्चे अगर फिटकरी आंसर दे देते तो आप राइट मार देते, लेकिन यहां पर दे दिया एलम। तो यार सिंपल सी बात है, इस चीज को भी समझो, आपके साथ ऑप्शंस के साथ खेल सकता है, ठीक है।
आप जल शोधन का प्रयोग नहीं करते। बेकिंग सोडा आप यार सिंपल सी बात है, बेकिंग सोडा का नहीं प्रयोग करेंगे, एलम होता है, एलम क्या फिटकरी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिरका आप सभी जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हाँ जी, डिस्कोलोरेशन। ऑप्शंस है हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S, ऑप्शंस आपके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, और ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन बोले N2 और कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। तो यहां पर हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल से रिलेट करेगी, पीतल के मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन चला जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ऑप्शन सल्फाइड चला जाएगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस, अगर यहां पर यह क्वेश्चन ना होता और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन सी गैस है, तब आप क्या मारते इन्हीं ऑप्शंस में से, तब आप मारते कार्बन मोनोऑक्साइड। फिलहाल आंसर हो जाएगा ए। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO कहते हैं, और यह होता है हमें सबसे ज्यादा सड़क पर चलते वाहन से रिलेट करता है, और यह क्या उत्पन्न करता है, यह वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से इंपॉर्टेंट है कि यह पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है, गैस नहीं है, माफी चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। धातु के बारे में आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहते हैं। नोबेल की बात करिए है, नोबेल की गाइस अगर हम बात करिए हैं तो लोहा को हम Fe कहते हैं, और Fe मनुष्य के किस में होता है, मनुष्य के शरीर में होता है, ये नहीं होगा। लेकिन यहां पर नोबेल धातु की अगर हम बात करें तो ये चांदी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपने खूब अच्छी तरीके से नोबेल में पढ़ा होगा कि चांदी ही है, सोना एक ऐसा है जिसको आप लाखों वर्ष तक दबाए रहो पृथ्वी में, वैसा ही मिलेगा और कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ग्रेव का रोग किस कारण होता है। अब बच्चे परेशान हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ग्रेव मैंने कभी नहीं सुना। ग्रेव का मतलब होता है गले वाला रोग, गले मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कब्र रोग भी कहते हैं। कब्र रोग को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम थायराइड से रिलेट करते हैं, जिसको हम घेंगा के नाम से जानते हैं, वो भी रिलेट करता है। तो याद रखना है ये गले से रिलेट करता है रोग। और ग्रेव का रोग किसके कारण होता है, थाइमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता, या फिर आपका थायराइड की अल्प सक्रियता। भाई मैंने सिंपल सी बात ये कही है कि अगर गले से रिलेट करेगा तो थायराइड की अति सक्रियता होती। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी से होता है, और इसको गलकंड भी कहते हैं, क्या सर, गलकंड रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि रिलेट किससे करती है, आपकी गले से रिलेट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। देखिएगा यहां पर क्वेश्चंस का आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है, रेड हो गया है गलती से। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। जब भी हम बात करते हैं वायुमंडल में कुछ परसेंटेज की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की बात होती है तो 78%, ऑक्सीजन की बात होती है 21% पाई जाती है, और ऐसे ही CO2 की बात होती है 0.03%। लेकिन अभी तक हमने ये गैसेस पढ़ी थी। अब बात आती है कुछ मात्रा हमारे शरीर में भी होती है। शरीर में हमारी मात्रा होती है तो हमारी होती है 0.4%। अगर हम बात करें कुछ और परसेंटेज से क्वेश्चन जो आते हैं मेरे दिमाग में, मैं बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी पर पानी कितना है, 71% है, और पृथ्वी पर स्थल कितना है, आप 29% कहते हैं। एक और दिमाग में आ गया, अगर 71% पानी है तो पीने वाला पानी कितना है, तो पीने वाला पानी है केवल 2%, ठीक है। वो जो है शुद्ध जल कितना है 2%, और पीने वाला पानी कितना है 1%, ठीक है, याद रखना है। बाद बाकी 97% जो पानी है आपका वो कोई भी काम का नहीं है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है जिसमें लवण होता है, और लवण वाला जो पानी अति लवणीय जो होता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, वो यूज में नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.4। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ है, हाँ एक और ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन ठीक नहीं होगी लेकिन मैनेज करो। सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है गाइस, यहां पर यह बताना है। बहुत बढ़िया गाइस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को राइट आंसर करने के लिए, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो देखिए गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत और हृदय। जो बच्चे सीरोसिस के लिए आप क्या मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, यकृत मार रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। यकृत से क्वेश्चन जो बनते हैं कहता है लीवर बोले तो यकृत, और यकृत बोले तो क्या, यकृत को ही हम कहते हैं जिगर। मैंने बार बार क्वेश्चन में ये आपसे कहा है कि
जो पीलिया होता है, जो ज्वाइंटिस होता है, वो किसको प्रभावित करता है? पीलिया जो होता है वो यकृत को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, कहता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में होता है, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अंग के हिसाब से देखा जाए तो अंग तो है, लेकिन यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसके अलावा जो है यकृत हमें हानिकारक तत्वों से भी बचाता है। गुर्दा की बात करें तो गुर्दा को हम वृक्क कहते हैं, और वृक्क को ही हम कहते हैं किडनी। ठीक है, किडनी भी कहते हैं। लिखना मेरा बहुत तेजी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग समझ में आ रही होगी। और गुर्दा को जो है मापने के लिए अगर हम बात करें, इकाई की क्या होती है? इसकी होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। और मस्तिष्क की इकाई होती है न्यूरॉन। उसकी क्या नाम? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? न्यूरॉन होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहां पर थोड़ा सा हुआ है, चलो यहां से लेते हैं सफेद दाग। अब ये क्वेश्चन बनेगा सही आपका। हाँ जी, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर हम बात करें सफेद दाग, बहुत लोगों के देखे होंगे आपने, चेहरे पर सफेद दाग होते हैं, बॉडी पर सफेद दाग होते हैं। आखिर कारण क्या है? आपने ये भी सुना होगा कि उसके सफेद दाग हैं, तो भैया ये बता दीजिएगा। हाँ जी, तो बस इतना बता दीजिएगा कि वो विषाणु रोग होता है या क्या होता है? जीवाणु रोग होता है। तो सफेद दाग जिसके होते हैं वो वायरस डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं हर्पीज भी कहते हैं एक दूसरे भाषा में। ठीक है, और हर्पीज भी रोग क्या होता है? एक शरीर पर चकत्ते डालता है। जिसके ऊपर शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं वो एक वायरस डिजीज है। और वायरस डिजीज का अगर मतलब देखें कि यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में विषाणु। ठीक है, और विषाणु की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, विषाणु की खोज करी थी इवोन बिस्की ने, और जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेन हॉक ने। ये तो रटा रटा के मैंने आपको कर दिया है फिट, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट जरा ध्यान है। सफेद दाग की बात करें, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। हर्बल दवा द्वारा, वो कौन सी दवा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, लुकोसिन, जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं कमेंट्स, वो देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, लेकिन अगर आता है तो बढ़िया है। कुछ बच्चों ने आंसर भी सही दिया है, जैसे अगर हम बात करें ऐश्वर्य त्रिपाठी की बात करें तो सही आंसर आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर लुकोसिन, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बच्चों यहाँ पर लाइक नहीं आपका मिला है। ठीक है, लाइक नहीं मिला है आपका, लाइक नहीं मिला है गाइस, है ना? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा लुकोसिन के साथ। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? फेफड़े की बात करें, लंग्स, जो आपके सांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है कि जब भी अगर टीवी होती है, टीवी का मतलब बी वाला, है ना? और ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं यक्षमा हिंदी में। और एक्समा जब टीवी आपका होता है तो क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका लंग्स होते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन होता है। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा कितनी कोशिकाओं, और कोशिका की खोज हमने आपको बताया था, रॉबर्ट हुक ने करा था। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस, अगर हम बात करें तो चला जाएगा 200 मिलियन या 300 मिलियन। जो बच्चे 300 मिलियन दे रहे हैं, जो बच्चे 200 मिलियन दे रहे हैं, जो यार 300 मिलियन दे रहे हैं वो गलत है, और वो 200 मिलियन दे रहे हैं वो गलत है। 300 मिलियन के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट, नाम तो सुना ही होगा इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन। भाई कैल्शियम ऑक्सलेट आपने खूब नाम सुना होगा। आप कहते हो कि जब भी शरीर में पथरी बनती है तो उसका कारण क्या है? यानी वो किस पार्ट की होती है, किस तत्व की बनी होती है? शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट से रिलेट करता है हमारा पथरी का सिस्टम। जो पथरी होती है वो ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, तो भैया पथरी के साथ चला जाएगा। अगर पूछता है कि पथरी किससे बनी होती, तब आपका ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्सलेट दिया होता। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ब्रोंकाइटिस यहां पर लिखा है, और ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है एक गले की एलर्जी होता है, जो मुझे है अभी फिलहाल, मैं ज्यादा बोलता हूं ना, तो यही है दिक्कत। क्या है कि इसमें ब्रोंकाइटिस क्या होता है? तो गाइज यहाँ पर ब्रोंकाइटिस वो होता है जो आपको गले में खांसी हो जाती है, ज़्यादा आपने यूज़ करा है अगर गला, तो इसमें क्या होता है कि एलर्जिक हो जाता है, एलर्जिक प्रॉब्लम, वो जल्दी दवाओं से ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसमें गर्म पानी पीना होता है, यही चीज़ें होती हैं। और दूसरा चीज़ है आपका मधुमेह, इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह में। आंसर क्या जाएगा? फिलहाल डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को यहाँ पर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शंस ए विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। देखिएगा गाइस, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ, यानी विटामिन के, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे बहुत ज्यादा। 1 मिनट मुझे सुन लेना, एक नहीं 20 सेकंड सुन लेना, 20 सेकंड में तो उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनिन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल।
टोकोफेरॉल विटामिन ई का काम क्या होता है, यह अगर कमी होती है तो इससे होता है बांझपन। क्वेश्चन 3 हो गए आपके। क्वेश्चन 4 होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड अगर चोट लग जाती है तो ब्लड बहता रहता है। क्वेश्चन 6 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, CF, ठीक है। क्वेश्चन 7 इसका क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है, रासायनिक नाम। क्वेश्चन 9 कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस हो जाती है। क्वेश्चन 12 विटामिन के से आपको बता ही दिया है। विटामिन सी और नहीं दिया है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इससे होता है स्कर्वी होता है। ये किस में सबसे ज़्यादा होता है, खट्टे फलों में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन ई का और काम क्या होता है, विटामिन ई आपके बालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बालों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन एक और इंपॉर्टेंट आता है बी का भाग, बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है, थायमीन होता है। और इससे जो होने वाले रोग अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, बेरी। ये बी जाता है B1 से लेकर B12 तक। और B12 से एक और क्वेश्चन आता है कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनाकोबाल्मिन, साइनाकोबाल्मिन होता है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में होता है, B12 में होता है। पूरे वीडियो में 1 मिनट के अंदर पूरा विटामिन उठा दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो बने रहिए मेरे साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फिलहाल। टमाटर क्या है, टमाटर क्या है, टमाटर दोस्तों क्या है, अपन लोग क्या मारेंगे, फली है, सब्जी है, फल है, खाद्य तना है। बहुत बढ़िया गाइस, यहाँ पर देखेंगे, मज़ा आ रहा हो ना, एक बार लाइक कर देना, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया गाइस, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे। कैसा लगा यहाँ पर क्लास, हाँ जी। अगर गाइस यहाँ पर बात करें टमाटर क्या है, बच्चे कह रहे हैं मैं क्वेश्चंस का ऑप्शन ले लेता हूँ, देखें क्या मार रहे हैं, ये क्वेश्चन आप गलत मारोगे। 19 का बच्चे कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, 19 का बच्चे कह रहे हैं सर बी ऑप्शन होगा, जूली ने कहा है बी ऑप्शन होगा। 19 का फ्रूट मारा है किसी ने, दुर्गेश उपाध्याय ने फ्रूट मारा है, टुक त्रिपाठी सी मार रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें बी है, बी आ रहा है, कुछ बच्चे सी मार रहे हैं, कुछ बच्चे बी मार रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। टमाटर का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका अंडाशय से उत्पन्न होता है वो आपका कहीं ना कहीं फल से रिलेट करता है, लेकिन उसमें बीज भी होने चाहिए। ये टमाटर जो है आपका फ्रूट के साथ जाएगा, क्या है, फ्रूट के साथ जाएगा। टमाटर हमेशा एक फल होता है, जरूर मिलता है सब्जी की दुकान पर। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद कर लेना है। टमाटर बच्चे हमेशा सब्जी, क्योंकि सब्जी भाई क्या है, टमाटर अपन लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तना, एक तना से क्वेश्चन आता है कि तना, उसका क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो, हाँ जी। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, यहाँ पर यही होता है, ठीक है। चले ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 20। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, यानी केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सभी बच्चे बने रहें एक जगह, सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ, कुलदीप, रोली, ज्योतिमा, निवेदिता, प्रीति, किरण, एलोन बॉय, विनय, बहुत बढ़िया गाइस, रितु, बहुत बढ़िया, पंकज चौधरी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, मकड़ियों में अगर हम आंखों की बात करें तो दोस्तों कुल मिलाकर 8 की बात होती है, तो कहीं ना कहीं 4 जोड़ी के साथ चला जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा। विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, बोले तो रुकावट, ठीक है, बोले तो रुकावट, तो कहीं ना कहीं विद्युत के सेल में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड में रहा है, और ट्रेंड में रहने का मतलब है केवल 5 बार पूछा गया है, तो जरूरी नहीं है 6ठी बार आए ना, तो आ सकता है। एक विद्युत सेल में केवल 2 टर्मिनल होते हैं, तो याद रखना है केवल 2 टर्मिनल होते हैं। चाहिए तो आप अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पावर ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर होता है आपके बिजली घर में, आखिर क्या वजह होती है। ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिएगा, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर, आपने जब भी आपने 12th में पढ़ा होगा, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हो कि पावर ट्रांसफार्मर है वो कहीं ना कहीं फैराडे के नियम पर रिलेट करता है। तो फैराडे ने एक नियम दिया था विद्युत परिपथ के बारे में, विद्युत जो है प्रणाली के बारे में, जो ट्रांसफार्मर से रिलेट करता था। राइट आंसर चला डी। गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हो कहीं ना कहीं न्यूटन के संबंधित जाता है। हुक का नियम भी पढ़ा होगा, आइंस्टाइन का नियम भी पढ़ा होगा, ये बराबर mc², क्लियर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा, यहां से बनेंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा,
यहाँ से यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, जो आपके सूर्य के बारे में आपको डिटेल पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन बना दूंगा, उड़ जाएगा पूरा सिस्टम। यहां पर देखिएगा सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपका राइट आंसर चलेगा नाभिकीय संलयन से। संलयन का मतलब होता है कि जब दो पार्ट आपस में बन के एक पार्ट बन जाता है, वो होता है नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन का उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। जब एक पार्ट बन जाता है कई पार्टों में विभाजित होता जाता है। जब दो से अधिक पार्ट मिलकर एक पार्ट बनता है तो वो नाभिकीय संलयन। जब एक पार्ट से मिलकर कई पार्ट विभाजित हो जाते हैं वो होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक साथ ही साथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सूर्य से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिएगा, सूर्य को बाद में चर्चा करेंगे। आपने हाइड्रोजन बम की बात करी है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बम एक बहुत ही घातक बम है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हाइड्रोजन बम की जब बात करें तो नाभिकीय संलयन पर रिलेट करता है। जब भी आपका परमाणु बम होता है, परमाणु बम यूज करा जाता है, जापान के हिरोशिमा पर यूज करा था अमेरिका ने, तो परमाणु बम की अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ऊर्जा जो सूर्य की है, सन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। मैंने बार बार रिलेट करा है। हाइड्रोजन का 71% और हीलियम का 74% होता है, ठीक है। कभी कभी वो हीलियम का 21% होता है। कभी कभी ऑप्शंस में 74% और प्लस जो है हीलियम को रखते हैं 24%, बाद बाकी अन्य गैसेस में चला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित रहता है, यह आपको बता देना है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्या कार्बन हो जाएगा, क्या कार्बन होगा, या ऑक्सीजन हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर फास्फोरस हो जाएगा? तो सिंपली अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप 24, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक यौगिकों में कार्बन तो हमेशा ही उपस्थित होता है, जरूरी नहीं उसमें ऑक्सीजन हो, लेकिन जैविक की बात करी है उसमें कार्बन का होना बहुत जरूरी है। कार्बन का होना जीवन के लिए, कार्बन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद ये रखना है कि ऑक्सीजन जो पार्ट आता है वो मनुष्य की बात कर रहा है, लेकिन जैविक की अगर हम बात करें तो ये सभी यौगिक में होता है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो ये सभी जैविक यौगिकों में होता है। बच्चे ऑक्सीजन लगा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रदर्शन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी ये भी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भविष्य की धातु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, जब से सबसे ज्यादा धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? हाँ जी, अगर गाइस हम बात करें श्वेत फास्फोरस को, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, पानी का मतलब पानी, वाटर, एल्कोहल, ठीक है, पैक वाला नहीं एल्कोहल। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बोले तो क्या, NH3, क्लियर। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है गाइस? यहाँ पर तो राइट आंसर चला जाएगा पानी में, ठीक है, क्योंकि ये जो है अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है श्वेत फास्फोरस। केरोसिन में नहीं रखते हैं, केरोसिन में नहीं रखते हैं मेरे भाई, केरोसिन में नहीं रखते हैं। केरोसिन में कहाँ से रख देंगे? अच्छा ये बताओ मुझे, सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम किस में रखा जाता है? इन 2 चीज़ों को आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से रखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो देखिएगा जब भी आपसे पूछे श्वेत फास्फोरस तब पानी में जाएगा, जब भी आपसे पूछे सोडियम बोले तो क्या, Na इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तब आपका राइट आंसर केरोसिन के साथ चला जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर आप तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये भी समझो कि क्यों मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं लॉजिक होगा, कहीं ना कहीं लॉजिक होगा। जब सोडियम की बात करेगा इस तो आप केरोसिन मारोगे, जब आप करोगे पानी की तो बात करेंगे श्वेत फास्फोरस की बात, ठीक है। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र यादव और आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। यहां पर फ्रेंड्स मैं जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लाया हूं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं और सभी एग्जाम्स में आते हैं। जहां पे साइंस होगा और साइंस में पोर्शन बायोलॉजी होगा, वहां इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। बस इसमें क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि आसान है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी जीके का या बायोलॉजी का सेक्शन होता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन सरल या कठिन नहीं होता है। जैसे कि किसी
वैज्ञानिक का नाम पूछ दिया जाए, अगर आपसे बनता है तो आपके लिए सरल हो जाएगा और अगर नहीं बनता है तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। बाकी इसमें कोई दिमाग में जोर देने वाली बात नहीं है, कोई फार्मूला लगाना है जिससे हम कठिन या सरल निर्धारित नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो लास्ट तक आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस या माल्टोस? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं या वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 180, 206, 270 या 380? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जो वयस्क मनुष्य है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। तो 206 बिल्कुल राइट आंसर है। जो बाल्यावस्था होती है या जैसे शैशवावस्था बोलें तो उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, बाद में कमने लगती है। फ्रेंड्स, एक नवजात शिशु में ऐसा क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, नवजात शिशु में 270 होती है, लेकिन इसका राइट आंसर है 206। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप लोगों से बन जाएगा पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर चौथा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? अग्नाशय, आउटू, पीयूष या प्लीहा? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, पीयूष। पीयूष इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या यकृत? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और इसमें एक और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर साल एग्जाम के लिए जो कि पहली बार परीक्षा के मैदान में कूदते हैं, लाखों स्टूडेंट आते हैं, उन्हें एक कॉमन क्वेश्चन पता नहीं होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्वेश्चन नंबर छठवां, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सातवां, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? कई बार पूछा जा चुका है, अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड? आप बताएं फ्रेंड्स कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ये अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर आठवां, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है या कोष्ठों की संख्या होती है? 4, 1, 2 या 3? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जो मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी व सी, ए, विटामिन ई या ए सभी? और फ्रेंड्स, इसमें मैंने पादप जगत के क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं। पादप जगत के बहुत से क्वेश्चन जो भी अभी मैंने 16 सेट बनाए हैं उनमें हैं फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? हार्वे, फ्लेमिंग, लैंडस्टीनर या फ्लेमिंग? सॉरी, फ्लेमिंग 2 बार हो गया है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब जो विटामिन दिए हैं उनकी कमी से रोग होता है वो सामने दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, इनमें से कौन सा सही है या सभी सही है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सभी सही है। और ये तीनों ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ज़्यादातर पूछा जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी। इसीलिए मैंने तीनों एक साथ यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? अभी सभी से बन जाएगा लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ए, पी, ओ या ए बी?
तो फ्रेंड्स बताएं कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। तो आशा करता हूं सभी लोगों से बन गया होगा। तो ओ है वो सर्वदाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। फीमर, स्टेप्स, बड़ी आंत या इनमें से कोई नहीं? या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है फीमर, जो कि जांग में होती है, और सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स है, वो कान में होती है। और ग्रंथि में कंफ्यूजन ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 250 दिन? और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सभी एग्जाम से संबंधित है। जहाँ भी विज्ञान आएगी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो आप लोगों से बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, जूल, फेब्रॉन या आर्क? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को या किडनी को? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं। राइट आंसर है इसका प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 19, किसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा या हृदय? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन, रेनिन, टेनिन या रेजिन? तो फ्रेंड्स बताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, जो लार में है वो टॉयलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 40, 42, 46 या 50? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, हैजा, दाद या पीलिया? ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही रामबाण काम करेगा जो पहली बार एग्जाम में आ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड, आयोडीन की कमी से रोग होता है वो घेंघा। क्वेश्चन नंबर 23, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है 40 से 80 mmHg या 80 से 120 या 100 से 150 या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 80 से 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो सभी से बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और फ्रेंड्स सभी लोग बताएं कि इन क्वेश्चंस में आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा? तो फ्रेंड्स बताएं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यकृत या लीवर। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, डेंगू किसके कारण होता है? फ्रेंड्स तो आपको बताना है कि डेंगू किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इन तीन में से ही होता है। तो फ्रेंड्स बताएं कि डेंगू किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, डेंगू है जो विषाणु या वायरस के कारण होता है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, रोगों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे तैयार रखें। प्लेग किसके कारण फैलता है? यहाँ उतना संभव नहीं था देना, कम से कम आप 10 से 15 मुख्य रोग हैं उनको कंप्लीट रखें, क्योंकि उनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लेग किसके कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्लेग जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, चेचक के टीके की खोज किसने की? फ्लेमिंग, वाटसन, एडवर्ड जेनर या अरस्तु? तो राइट आंसर है इसका एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 29,
किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हेपेरिन। लास्ट क्वेश्चन, अपोहन किससे संबंधित है? अपोहन या डायलिसिस पूछ दिया जाता है एग्जाम में, वो आता भी है। फेफड़ों से, यकृत से, हृदय से या वृक्क से? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका वृक्क। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज बात करेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चंस, जो हमेशा विज्ञान में बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर पूछ लिए जाते हैं तो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि गजब की व्याख्या करने वाला हूं। ट्रेंड में एग्जाम में रहते हैं ये क्वेश्चंस जो आपको हम कराने वाले हैं बिना किसी भी ब्रेक के। हर बहन हर भाई यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन उसका इंपॉर्टेंट है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? आपको साइंस से घबराना नहीं है, ईवीएस के पार्ट में ये चीजें आ जाती हैं और बस इतना याद रखना है कि हर लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से फिट है। देखना कितना मजा आता है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करा जाता है? तो अगर हम बात करें विद्युत धारा, जो आपका राइट आंसर चला जाएगा, क्या एनीमोमीटर होता है, एमीटर, वॉट मीटर या फिर वोल्ट मीटर? तो राइट आंसर एमीटर हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एनीमोमीटर क्या है, तो इसको हम वायु के वेग को, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु के वेग को मापा कैसे जाता है, तो एनीमोमीटर। वोल्ट मीटर शक्ति से रिलेट करता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर आपका विभव से रिलेट करता है। तो चारों ऑप्शंस को भी हम यहां पर जो है डिस्क्राइब करेंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना यहां से क्वेश्चन जो बनता है रियल लाइफ में वो आपसे बताऊंगा। पहले तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लो कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। देखिए सिंपल सी बात करें, ठोस, गैस और तरल, तीन अवस्थाएं मेनली होती हैं पदार्थ की, तीन अवस्थाएं। लेकिन चतुर्थ अवस्था भी एक बाद में आई जिसको हमने प्लाज्मा कहा। तो राइट आंसर चला जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था के कण सबसे पास में होते हैं। तो एक अगर हम बात करें, एक लोहे का गोला है और लोहे का गोला बिल्कुल ठोस है, यानी बिल्कुल ठोस है, तो ये बताओ उसके अणु जो हैं वो एकदम कहीं ना कहीं पास में होंगे। तो यार सबसे पास में अगर पूछे कोई अणु किस में होते हैं, कौन सी अवस्था में? ठोस में होते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, और गैस में होते हैं सबसे दूर दूर। जब पास में पूछे अणु कहां पर होते हैं, तो ठोस में। और गैस का सिलेंडर आपने देखा होगा वो एक कहीं ना कहीं तरल अवस्था में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके अगर हम सिलेंडर को हिला देंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से गति कर जाएंगे। तो याद ये रखना है कि गैस में जो अणु है, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर है, ठोस में पास में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर चल जाएगा डी के साथ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया गाइस। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम बात करें आवर्त सारणी, न्यूलैंड भी आपने नाम सुना होगा, आपने मोजले का भी नाम सुना होगा, मेंडलीफ का भी नाम सुना होगा। लेकिन क्वेश्चन की बात तब आ जाती है कि जब आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस लगाएं, कि भाई मेंडलीफ लगाएं या मोजले लगाएं। तो आज डिफरेंट समझ लेना। डेवोराइनर का भी यहां पर नाम आता है आवर्त सारणी में, लेकिन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण करा है वो है साहब मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में यह आया कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा है, तो एचजी मोजले ने करा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, केवल आवर्त सारणी पूछा है तो इसलिए मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ से क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ कहां के वैज्ञानिक हैं, तो मेंडलीफ का जो लिविंग प्लेस है वो है आपका रसिया यानी रूस। रूस की राजधानी है मास्को। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? अब यहां से क्वेश्चंस का अंबार आपके पर्यावरण से रिलेट करेगा। जैसे जैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मजा आएगा। देखो है जरूर वीडियो साइंस की, लेकिन पढ़ने में आनंद बहुत आएगा। गाइस अगर हम बात करें, यहां पर सभी के कमेंट्स में लूंगा, लास्ट में आपके नाम लूंगा, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु दोस्तों क्या एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या फिर मैग्नीशियम या फिर लिथियम? यहां से मैं क्वेश्चन 10 बनाने वाला हूं, लगभग क्वेश्चन क्या बनाने वाला हूं? 10 बनाने वाला हूं। बहुत बढ़िया, ध्यान थोड़ा सा यहां पर मैं कनेक्शन को चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, अभी सही है कनेक्शन। तो देखिएगा राइट आंसर चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा, लिथियम के साथ।
लिथियम के साथ चला जाएगा। इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कहता है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे हल्की है तो सबसे भारी कौन सी है, सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम। तो ये याद रखना, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्मियम आपका भारी धातु हो जाएगा, लिथियम आपकी सबसे हल्की हो जाएगी। तो राइट आंसर डी के साथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है मेरे भाई। कभी Fe मत लगा देना, कभी लोहा मत लगा देना, बच्चे हमेशा लोहा लगाकर आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व अगर पूछे, जब तत्व वर्ड आए तो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तत्व में आएगी। सबसे ज्यादा धातु पूछे तो आपका एल्यूमिनियम आएगी, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, फिलहाल डी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन से मैं यहां पर पूरा निचोड़ आपको बताने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं गाइस। यहां पर अगर हम बात करें कि 1665 में कोशिका यानी सेल की खोज किसने करी, सेल की खोज किसने करी। अब यहां पर आपको राइट आंसर देना है। तो सेल की खोज कहीं ना कहीं आप जाओगे ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्रुक पर जाओगे, क्या रॉबर्ट हुक पर जाओगे। तो क्रुक और हुक, व्हाट इज डिफरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे बी ऑप्शन मार रहे हैं तो बी के साथ चला जाएगा, हुक आपका चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड में रहता है हमेशा। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से रिलेट करता है, यानी कौन सा ऐसा अध्ययन है जिसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शंस हैं कैंसर, पक्षी, फूल या फिर फल। रिलेट करेंगे, बहुत बढ़िया गाइस। देखिएगा, अगर हम बात करें सर यहां पर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का सिलसिला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में जाएगा कैंसर से। कैंसर के विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर को हम कहते हैं फूल की खेती का उत्पादन, ठीक है, ये याद रखना है। और पक्षी के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं सर, ऑर्निथोलॉजी, ये भी याद रखना, ऑर्निथोलॉजी। लॉजी एक रूट वर्ड है जिसके पीछे अगर लॉजी लग जाता है तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, रिलेट डॉट डॉट डॉट, यानी किस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आंसर ए कैंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसुत जल। बहुत आपने नाम सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर का। यहां पर अगर हम बात करें आखिर ये आसुत जल होता कैसा है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं जब आप इन्वर्टर में यूज करते हो पानी, जब आप इन्वर्टर में यूज करते हो पानी, तो वो एक डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब बात आती है, क्या हम इन्वर्टर वाला जो पानी है, क्या हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जी नहीं। हम इन्वर्टर में नॉर्मल पानी क्यों नहीं डालते हैं। जिन घरों में इन्वर्टर है वो जानते होंगे कि इन्वर्टर में पानी कैसा डाला जाता है। याद ये रखना है कि हम नॉर्मल पानी इन्वर्टर में नहीं डालते हैं। नॉर्मल डालेंगे चलेगा तो, लेकिन खराब हो जाएगा। देखिएगा, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आसुत जल में मछलियां क्यों जीवित नहीं रह सकती हैं। पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। जो भी आपका ब्लड होता है मछली के, ठीक है, वो सब पतला हो जाता है। अब ये बात आती है, इन्वर्टर में जो हम पानी यूज करते हैं वो हम क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि वो एक बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, प्यूरिफाइड पानी होता है। मतलब क्या होता है, उसमें लवण की मात्रा ही नहीं होती है, और शरीर के लिए हमें चाहिए लवण। तो याद रखना है कि आसुत जल अलवणीय होता है, तो इसलिए हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन का रासायनिक सूत्र जो हमेशा एग्जाम में ट्रेंड करता है। आपने पर्यावरण की बात करी तो पर्यावरण में आप खूब देखते हो, इस क्वेश्चन को मैंने खूब कराया है और गलत नहीं होगा। ओजोन का रासायनिक नाम क्या O है, O2 है, O3 है, O4 है। यहां से बनेंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको कराने वाले हैं। राइट आंसर चला जाएगा O3। O3 आपसे पूछता है कि जो ओजोन है आखिर ये किसका रूप है। तो O3 जो है आपका O का रूप है, यानी O2 का रूप है, ऑक्सीजन का रूप है, इसी का एक पार्ट है। और बस इतना और याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहां पर है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी इंग्लिश है स्ट्रेटोस्फीयर और हिंदी है समताप मंडल। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो डॉप्सन यूज करते हैं और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन 5वां आपसे यह पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 का सी हो जाएगा। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग करा जाता है? जल शोधन का मतलब होता है कि जल को शुद्ध करना। गाइस बहुत बढ़िया, मैं आपके नाम भी ले लेता हूं, कुछ नाम भी ले लेता हूं आप सभी के। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। हारून अंसारी का स्वागत है, बिमल कुमार हैं, अर्चना यादव हैं, राहुल परी, राम प्रताप हैं, जिब्बू वर्मा है। हर बहन हर भाई के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लास्ट में कि सर मेरा नाम नहीं लेते हो। गाइज यहाँ पर बस थोड़ा ही समय है और इस साल आपको सिलेक्शन ले लेना है। आप सभी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। विवेक कुमार, कहना, बबीता, प्रिया, प्रियंका, राहुल। गाइज यहाँ पर जल शोधन की बात करें तो जल की शुद्धता की अगर हम बात करें तो इसको कहीं ना कहीं प्योर करना है। तो जल का प्रयोग करने के लिए हम एलम का यूज करते हैं। एलम मीन्स क्या, हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कहीं ना कहीं फिटकरी, ठीक है। तो बच्चे अगर फिटकरी आंसर दे देते तो आप राइट मार देते, लेकिन यहां पर दे दिया एलम। तो यार सिंपल सी बात है, इस चीज को भी समझो, आपके साथ ऑप्शंस के साथ खेल सकता है, ठीक है। आप जल शोधन का प्रयोग नहीं करते, बेकिंग सोडा, आप यार सिंपल सी बात है बेकिंग सोडा का नहीं प्रयोग करेंगे, एलम होता है। एलम क्या, फिटकरी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिरका आप सभी जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हाँ जी, डिस्कोलोरेशन। ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S, ऑप्शंस आपके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, और ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन बोले N2 और कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। तो यहां पर हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल से रिलेट करेगी, पीतल के मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन चला जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ऑप्शन सल्फाइड चला जाएगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस, अगर यहां पर यह क्वेश्चन ना होता और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन सी गैस है, तब आप क्या मारते इन्हीं ऑप्शंस में से? तब आप मारते कार्बन मोनोऑक्साइड। फिलहाल आंसर हो जाएगा ए। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO कहते हैं और यह होता है हमें सबसे ज्यादा सड़क पर चलते वाहन से रिलेट करता है। और यह क्या उत्पन्न करता है? यह वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से इंपॉर्टेंट है कि यह पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? गैस नहीं है, माफी चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? धातु के बारे में आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहते हैं। नोबेल की बात करिए है, नोबेल की गाइस अगर हम बात करिए हैं तो लोहा को हम Fe कहते हैं। और Fe मनुष्य के किस में होता है? मनुष्य के शरीर में होता है, ये नहीं होगा। लेकिन यहां पर नोबेल धातु की अगर हम बात करें तो ये चांदी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपने खूब अच्छी तरीके से नोबेल में पढ़ा होगा कि चांदी ही है। सोना एक ऐसा है जिसको आप लाखों वर्ष तक दबाए रहो पृथ्वी में, वैसा ही मिलेगा और कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ग्रेव का रोग किस कारण होता है? अब बच्चे परेशान हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ग्रेव मैंने कभी नहीं सुना। ग्रेव का मतलब होता है गले वाला रोग। गले मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कब्र रोग भी कहते हैं। कब्र रोग को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम थायराइड से रिलेट करते हैं, जिसको हम घेंगा के नाम से जानते हैं, वो भी रिलेट करता है। तो याद रखना है ये गले से रिलेट करता है रोग। और ग्रेव का रोग किसके कारण होता है? थाइमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता, या फिर आपका थायराइड की अल्प सक्रियता। भाई मैंने सिंपल सी बात ये कही है कि अगर गले से रिलेट करेगा तो थायराइड की अति सक्रियता होती। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी से होता है और इसको गलकंड भी कहते हैं। क्या सर? गलकंड रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि रिलेट किससे करती है? आपकी गले से रिलेट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। देखिएगा यहां पर क्वेश्चंस का आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है, रेड हो गया है गलती से। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? जब भी हम बात करते हैं वायुमंडल में कुछ परसेंटेज की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की बात होती है तो 78%, ऑक्सीजन की बात होती है 21% पाई जाती है, और ऐसे ही CO2 की बात होती है 0.03%। लेकिन अभी तक हमने ये गैसेस पढ़ी थी। अब बात आती है कुछ मात्रा हमारे शरीर में भी होती है। शरीर में हमारी मात्रा होती है तो हमारी होती है 0.4%। अगर हम बात करें कुछ और परसेंटेज से क्वेश्चन जो आते हैं मेरे दिमाग में, मैं बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी पर पानी कितना है? 71% है। और पृथ्वी पर स्थल कितना है? आप 29% कहते हैं। एक और दिमाग में आ गया, अगर 71% पानी है तो पीने वाला पानी कितना है? तो पीने वाला पानी है केवल 2%, ठीक है। वो जो है शुद्ध जल कितना है? 2%। और पीने वाला पानी कितना है? 1%, ठीक है, याद रखना है।
बाद बाकी 97% जो पानी है आपका वो कोई भी काम का नहीं है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है जिसमें लवण होता है, और लवण वाला जो पानी अति लवणीय जो होता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, वो यूज में नहीं कर सकते अपन लोग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.4। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ है, हाँ एक और ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन ठीक नहीं होगी लेकिन मैनेज करो। सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सीरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है गाइस, यहां पर ये बताना है। बहुत बढ़िया गाइस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को राइट आंसर करने के लिए, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो देखिए गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत और हृदय। जो बच्चे सिरोसिस के लिए आप क्या मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, यकृत मार रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। यकृत से क्वेश्चन जो बनते हैं कहता है लीवर, लीवर बोले तो यकृत, और यकृत बोले तो क्या, यकृत को ही हम कहते हैं जिगर। मैंने बार बार क्वेश्चन में ये आपसे कहा है कि जो पीलिया होता है, जो ज्वाइंटिस होता है, वो किसको प्रभावित करता है? पीलिया जो होता है वो यकृत को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, कहता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में होता है, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अंग के हिसाब से देखा जाए तो अंग तो है, लेकिन यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसके अलावा जो है यकृत हमें हानिकारक तत्वों से भी बचाता है। गुर्दा की बात करें तो गुर्दा को हम वृक्क कहते हैं, और वृक्क को ही हम कहते हैं किडनी। ठीक है, किडनी भी कहते हैं। लिखना मेरा बहुत तेजी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग समझ में आ रही होगी। और गुर्दा को जो है मापने के लिए अगर हम बात करें, इकाई की क्या होती है, इसकी होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और मस्तिष्क की इकाई होती है न्यूरॉन, उसकी क्या नाम, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, न्यूरॉन होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहां पर थोड़ा सा हुआ है, चलो यहां से लेते हैं सफेद दाग। अब ये क्वेश्चन बनेगा सही आपका। हाँ जी बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर हम बात करें सफेद दाग, बहुत लोगों के देखे होंगे आपने, चेहरे पर सफेद दाग होते हैं, बॉडी पर सफेद दाग होते हैं। आखिर कारण क्या है? आपने ये भी सुना होगा कि उसके सफेद दाग हैं, तो भैया ये बता दीजिएगा। हाँ जी, तो बस इतना बता दीजिएगा कि वो विषाणु रोग होता है या क्या होता है, जीवाणु रोग होता है। तो सफेद दाग जिसके होते हैं वो वायरस डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं हर्पीज भी कहते हैं एक दूसरे भाषा में। ठीक है, और हर्पीज भी रोग क्या होता है, एक शरीर पर चकत्ते डालता है। जिसके ऊपर शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं वो एक वायरस डिजीज है। और वायरस डिजीज का अगर मतलब देखें कि यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में विषाणु। ठीक है, और विषाणु की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, विषाणु की खोज करी थी इवोन बिस्की ने, और जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेन हॉक ने। ये तो रटा रटा के मैंने आपको कर दिया है फिट, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट जरा ध्यान है। सफेद दाग की बात करें, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। हर्बल दवा द्वारा, वो कौन सी दवा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, लुकोसिन, जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं कमेंट्स, वो देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, लेकिन अगर आता है तो बढ़िया है। कुछ बच्चों ने आंसर भी सही दिया है, जैसे अगर हम बात करें ऐश्वर्य त्रिपाठी की बात करें तो सही आंसर आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर लुकोसिन, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बच्चों यहाँ पर लाइक नहीं आपका मिला है, ठीक है, लाइक नहीं मिला है आपका, लाइक नहीं मिला है गाइस, है ना। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा लुकोसिन के साथ। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? फेफड़े की बात करें, लंग्स, जो आपके सांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है कि जब भी अगर टीवी होती है, टीवी का मतलब बी वाला, है ना, और ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं यक्षमा हिंदी में। और यक्षमा जब टीवी आपका होता है तो क्या होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका लंग्स होते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन होता है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा कितनी कोशिकाओं, और कोशिका की खोज हमने आपको बताया था, रॉबर्ट हुक ने करा था। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस, अगर हम बात करें तो चला जाएगा 200 मिलियन या 300 मिलियन। जो बच्चे 300 मिलियन दे रहे हैं, जो बच्चे 200 मिलियन दे रहे हैं, जो यार 300 मिलियन दे रहे हैं वो गलत है, और वो 200 मिलियन दे रहे हैं वो गलत है। 300 मिलियन के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट, नाम तो सुना ही होगा इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन भाई। कैल्शियम ऑक्सलेट आपने खूब नाम सुना होगा। आप कहते हो कि जब भी शरीर में पथरी बनती है तो उसका कारण क्या है, यानी वो किस पार्ट की होती है, किस तत्व की बनी होती है? शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट से रिलेट करता है हमारा पथरी का सिस्टम। जो पथरी होती है वो ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, तो भैया पथरी के साथ चला जाएगा। अगर पूछता है कि पथरी किससे बनी होती है, तब आपका ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्सलेट दिया होता। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ब्रोंकाइटिस यहां पर लिखा है, और ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है एक गले की एलर्जी होता है, जो मुझे है अभी फिलहाल, मैं ज्यादा बोलता हूं ना तो यही है।
दिक्कत क्या है कि इसमें ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो गाइज यहाँ पर ब्रोंकाइटिस वो होता है जो आपको गले में खांसी हो जाती है, ज़्यादा आपने यूज़ करा है अगर गला, तो इसमें क्या होता है कि एलर्जिक हो जाता है, एलर्जिक प्रॉब्लम, वो जल्दी दवाओं से ठीक नहीं होता है, ठीक है। इसमें गर्म पानी पीना होता है, यही चीज़ें होती हैं। और दूसरा चीज़ है आपका मधुमेह, इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह में। आंसर क्या जाएगा, फिलहाल डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को यहाँ पर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शंस ए विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। देखिएगा गाइस, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ, यानी विटामिन के, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे बहुत ज्यादा। 1 मिनट मुझे सुन लेना, एक नहीं 20 सेकंड सुन लेना, 20 सेकंड में तो उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन, क्या होता है, फिलोक्विनिन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का काम क्या होता है, यह अगर कमी होती है तो इससे होता है बांझपन। क्वेश्चन 3 हो गए आपके। क्वेश्चन 4 होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड अगर चोट लग जाती है तो ब्लड बहता रहता है। क्वेश्चन 6 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल, CF, ठीक है। क्वेश्चन 7वां इसका क्या है, रेटिनाल है, ठीक है, रासायनिक नाम। क्वेश्चन 9वां कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस हो जाती है। क्वेश्चन 12 विटामिन के से आपको बता ही दिया है। विटामिन सी और नहीं दिया है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इससे होता है स्कर्वी होता है। ये किस में सबसे ज़्यादा होता है, खट्टे फलों में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन ई का और काम क्या होता है, विटामिन ई आपके बालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बालों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन एक और इंपॉर्टेंट आता है बी का भाग, बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है, थायमीन होता है। और इससे जो होने वाले रोग अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, बेरी। ये बी जाता है B1 से लेकर B12 तक। और B12 से एक और क्वेश्चन आता है कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनाकोबाल्मिन, साइनाकोबाल्मिन होता है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में होता है, B12 में होता है। पूरे वीडियो में 1 मिनट के अंदर पूरा विटामिन उठा दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो बने रहिए मेरे साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिलहाल टमाटर क्या है, टमाटर क्या है, टमाटर दोस्तों क्या है, अपन लोग क्या मारेंगे, फली है, सब्जी है, फल है, खाद्य तना है। बहुत बढ़िया गाइस, यहाँ पर देखेंगे, मज़ा आ रहा हो ना, एक बार लाइक कर देना, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया गाइस, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे। कैसा लगा यहाँ पर क्लास, हाँ जी। अगर गाइस यहाँ पर बात करें टमाटर क्या है, बच्चे कह रहे हैं मैं क्वेश्चंस का ऑप्शन ले लेता हूँ, देखें क्या मार रहे हैं, ये क्वेश्चन आप गलत मारोगे। 19 का बच्चे कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा, 19 का बच्चे कह रहे हैं सर बी ऑप्शन होगा, जूली ने कहा है बी ऑप्शन होगा। 19 का फ्रूट मारा है किसी ने, दुर्गेश उपाध्याय ने फ्रूट मारा है, टुक त्रिपाठी सी मार रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें बी है, बी आ रहा है, कुछ बच्चे सी मार रहे हैं, कुछ बच्चे बी मार रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। टमाटर का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका अंडाशय से उत्पन्न होता है वो आपका कहीं ना कहीं फल से रिलेट करता है, लेकिन उसमें बीज भी होने चाहिए। ये टमाटर जो है आपका फ्रूट के साथ जाएगा, क्या है, फ्रूट के साथ जाएगा। टमाटर हमेशा एक फल होता है, जरूर मिलता है सब्जी की दुकान पर। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद कर लेना है। टमाटर बच्चे हमेशा सब्जी, क्योंकि सब्जी भाई क्या है, टमाटर अपन लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तना, एक तना से क्वेश्चन आता है कि तना, उसका क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो, हाँ जी। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, यहाँ पर यही होता है, ठीक है। चले ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 20, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं। 20 से 25 क्वेश्चन, यानी केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सभी बच्चे बने रहें एक जगह, सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ, कुलदीप, रोली, ज्योतिमा, निवेदिता, प्रीति, किरण, एलोन बॉय, विनय, बहुत बढ़िया गाइस, रितु बहुत बढ़िया, पंकज चौधरी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, मकड़ियों में अगर हम आंखों की बात करें तो दोस्तों कुल मिलाकर 8 की बात होती है, तो कहीं ना कहीं 4 जोड़ी के साथ चला जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा। विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, बोले तो रुकावट, ठीक है, बोले तो रुकावट, तो कहीं ना कहीं विद्युत के सेल में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड में रहा है।
और ट्रेंड में रहने का मतलब है केवल 5 बार पूछा गया है तो जरूरी नहीं है 6ठी बार आए ना, तो आ सकता है। एक विद्युत सेल में केवल 2 टर्मिनल होते हैं, तो याद रखना है केवल 2 टर्मिनल होते हैं। चाहिए तो आप अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पावर ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर होता है आपके बिजली घर में, आखिर क्या वजह होती है? ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिएगा, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर, आपने जब भी आपने 12th में पढ़ा होगा सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हो कि पावर ट्रांसफार्मर है वो कहीं ना कहीं फैराडे के नियम पर रिलेट करता है। तो फैराडे ने एक नियम दिया था विद्युत परिपथ के बारे में, विद्युत जो है प्रणाली के बारे में, जो ट्रांसफार्मर से रिलेट करता था। राइट आंसर चला डी। गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हो कहीं ना कहीं न्यूटन के संबंधित जाता है। हुक का नियम भी पढ़ा होगा, आइंस्टाइन का नियम भी पढ़ा होगा, ये बराबर mc²। क्लियर? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा, यहां से बनेंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां से यार बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, जो आपके सूर्य के बारे में आपको डिटेल पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 8 से 9 क्वेश्चन बना दूंगा, उड़ जाएगा पूरा सिस्टम। यहां पर देखिएगा सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आपका राइट आंसर चलेगा नाभिकीय संलयन से। संलयन का मतलब होता है कि जब 2 पार्ट आपस में बनके एक पार्ट बन जाता है, वो होता है नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन का उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। जब एक पार्ट बन जाता है, कई पार्टों में विभाजित होता जाता है। जब 2 से अधिक पार्ट मिलकर एक पार्ट बनता है तो वो नाभिकीय संलयन। जब एक पार्ट से मिलकर कई पार्ट विभाजित हो जाते हैं, वो होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक साथ ही साथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सूर्य से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिएगा, सूर्य को बाद में चर्चा करेंगे। आपने हाइड्रोजन बम की बात करी है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बम एक बहुत ही घातक बम है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हाइड्रोजन बम की जब बात करें तो नाभिकीय संलयन पर रिलेट करता है। जब भी आपका परमाणु बम होता है, परमाणु बम यूज करा जाता है, जापान के हिरोशिमा पर यूज करा था अमेरिका ने, तो परमाणु बम की अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ऊर्जा जो सूर्य की है, सन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। मैंने बार बार रिलेट करा है, हाइड्रोजन का 71% और हीलियम का 74% होता है। ठीक है, कभी कभी वो हीलियम का 21% होता है, कभी कभी ऑप्शंस में 74% और प्लस जो है हीलियम को रखते हैं 24%, बाद बाकी अन्य गैसेस में चला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित रहता है, यह आपको बता देना है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्या कार्बन हो जाएगा, क्या कार्बन होगा, या ऑक्सीजन हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर फास्फोरस हो जाएगा? तो सिंपली अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप 24, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक यौगिकों में कार्बन तो हमेशा ही उपस्थित होता है, जरूरी नहीं उसमें ऑक्सीजन हो, लेकिन जैविक की बात करी है उसमें कार्बन का होना बहुत जरूरी है। कार्बन का होना, जीवन के लिए कार्बन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद ये रखना है कि ऑक्सीजन जो पार्ट आता है वो मनुष्य की बात कर रहा है, लेकिन जैविक की अगर हम बात करें तो ये सभी यौगिक में होता है। ठीक है, कार्बन की बात करें तो ये सभी जैविक यौगिकों में होता है। बच्चे ऑक्सीजन लगा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर प्रदर्शन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी ये भी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भविष्य की धातु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, जब से सबसे ज्यादा धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? हाँ जी, अगर गाइस हम बात करें श्वेत फास्फोरस को, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, पानी का मतलब पानी, वाटर, एल्कोहल, ठीक है, पैक वाला नहीं एल्कोहल। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बोले तो क्या? NH3। क्लियर? हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है गाइस? यहाँ पर तो राइट आंसर चला जाएगा पानी में। ठीक है, क्योंकि ये जो है अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है श्वेत फास्फोरस। केरोसिन में नहीं रखते हैं, केरोसिन में नहीं रखते हैं मेरे भाई, केरोसिन में नहीं रखते हैं। केरोसिन में कहाँ से रख देंगे? अच्छा ये बताओ मुझे, सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम किस में रखा जाता है? इन 2 चीज़ों को आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से रखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो देखिएगा, जब भी आपसे पूछे श्वेत फास्फोरस तब पानी में जाएगा, जब भी आपसे पूछे सोडियम बोले तो क्या? Na।
इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तब आपका राइट आंसर केरोसिन के साथ चला जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर आप तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये भी समझो कि क्यों मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं लॉजिक होगा, कहीं ना कहीं लॉजिक होगा। जब सोडियम की बात करेगा इस तो आप केरोसिन मारोगे, जब आप करोगे पानी की तो बात करेंगे श्वेत फास्फोरस की बात, ठीक है। हाँ जी, समझ रहे ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मार रहे हो यार, केरोसिन 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 कर रहे हो, तो चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि आप सब कहाँ से हैं और कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ है। आप सभी के माता पिता को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। किरण, प्रियंका, निवेदिता, कुसुम, फौजदार यादव, सिंधु शुक्ला, नीटू हैं, साथी साथ हैं, सुप्रिया हैं, बहुत लोग हैं हमारे साथ। रईस हैं, कुछ नाम लिखा है, अश्वनी यादव हैं, और राजवाला मीना हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के सभी बच्चों का स्वागत है, और उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। सुंदरम कश्यप, हारून अंसारी, कहाँ से आप रिलेट करते हैं बताएं मुझे फटाफट। रेशमा है, सूरज, नेहा, रितु, बुसरा, वानू, बहुत बढ़िया गाइस, चैतन्य। तो दोस्तों भी और आप सभी का दिन कैसा जा रहा है? मस्ती से अपने परिवार के साथ समय दे रहे होंगे, क्योंकि प्रकृति ने चेता दिया है कि परिवार भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज समझ में आ रहा होगा मोबाइल ही सब कुछ नहीं होता है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, याद रखना है। खुद को स्वस्थ रखिएगा तभी